नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज करने जा रहे हैं बीएसीसी के द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर परीक्षा। यह परीक्षा स्टेनोग्राफर कम टाइपिस्ट की थी। यह परीक्षा 2013 में आयोजित की गई थी और ये सिंगल एग्जाम था और उसके बाद सीधे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। इस परीक्षा में जीएस सेक्शन से कोई लगभग 50 के आसपास प्रश्न थे। तो एक एक करके हम लोग स्टेनोग्राफर में पूछे गए जीएस के प्रश्न का हल देखने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रश्न के साथ साथ उससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी आपके सामने रखूं, ताकि आने वाले दिनों में बीएससीसी यदि कोई परीक्षा आयोजित करे तब उन प्रश्नों को आप सरलता से हल कर सके। पहला प्रश्न है, राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये तो बहुत सरल है, कितना है? 12। लेकिन अब इससे थोड़े जुड़े हुए बातों को भी देख लेते हैं। सबसे पहला, राज्यसभा में जो ये 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 80। कितना? अनुच्छेद 80 के तहत ये बात कही जाती है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। कितनी होती है? 250 होती है। साथ ही साथ कुल 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान कितना पे होता है? 245। हर राज्य से राज्यसभा का कोटा फिक्स होता है। जैसे बिहार की परीक्षाओं के लिए आप जा रहे हैं तो जान लीजिए, बिहार से जो राज्यसभा मेंबर होते हैं उनकी संख्या है 16। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या होती है 40। यहाँ पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है 243। ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 75। ये बेसिक बात है जो आपको जानना चाहिए। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? सभापति वह उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन इस सभा का वो सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो संसद सदस्य होते हैं। संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न से जुड़े हुए अन्य जो बातें हैं वो भी मैंने आपके सामने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हो? निरपेक्ष, यहां पर शब्द की व्याख्या देखते हैं। निरपेक्ष का मतलब है सापेक्ष का विपरीतार्थक है ये निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी की तरफ झुकाव, और निरपेक्ष का मतलब किसी भी की तरफ कोई झुकाव नहीं। तो सभी धर्मों का दमन, दमन तो मतलब दबाना हो गया, तो ये गलत है। राज्य और धर्म का अलगाव, कोई देश अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता, ऐसा कोई देश धर्म से अलग अपने आप को कर ही नहीं सकता। यहाँ जब संविधान बना था, हमारा जो संविधान बना, तो उसकी जो मूल प्रति है, मूल प्रति, संविधान के मूल प्रति, उस मूल प्रति में देवी देवताओं को, देवी देवताओं की तस्वीरों को लगाया गया है। तो ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी धर्म का सम्मान न करें। अल्पसंख्यकों को पूजा की स्वतंत्रता ये भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से मैं ये कहना चाहता हूं कि कितनी दफा ऐसा होता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम अपने धर्म को नहीं मानते हैं और अल्पसंख्यकों के धर्म को बढ़ावा देते हैं। नहीं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राजनैतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले। हम सभी धर्म को समान रूप से देखें और सबों को समान रूप से ट्रीट करें। तो ये व्याख्यात्मक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह संसद की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया शब्द है। संसदीय प्रक्रिया में ये इस्तेमाल किया गया शब्द है, और ये 1964 से शुरू किया जा रहा है, हमेशा से नहीं था। होता क्या था
कि जो प्रश्न लगभग 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद इसकी बात मानी जाती है। हाउस जो है वो 10:30 से काम करना शुरू करता है और पहले से जो नोटिफाइड प्रश्न होते हैं उनका उत्तर दिया जाता है और 12 बजे के बाद ये आधे घंटे के लिए इसे रखा जाता है। ठीक है, तो जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है 12 बजे के आसपास। ठीक है, तो ये बी नंबर जो विकल्प होगा ये इसका उत्तर हो जाएगा, बाकी जो है वो इररिलेवेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने बताया कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। एक इंटरेस्टिंग बात, उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यसभा राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उनका वेतन होता है, के सभापति के रूप में ही वेतन होता है। हाँ, जब राष्ट्रपति नहीं हो और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के भार के रूप में काम करे तब उसे उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संसद में कौन से अंग होते हैं? भारत क्या है, एक संसदीय प्रणाली है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति को भी संसद का हिस्सा माना जाता है। इसकी परिभाषा कहाँ मिलती है बाबू? तो अनुच्छेद 79 में। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 79 में भारत की संसद। अभी इससे थोड़ा सा जो चेंज हुआ है आपको मैं बता दूं कि भारत में 2026 में जो हम लोग जिस वर्ष में हैं परिसीमन होना है और इस परिसीमन से जो सदस्यों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। लोकसभा मेंबर जो अभी 543 प्लस 2 है तो 2 अब नहीं माना जाता, 543, इससे ये बढ़कर लगभग 650 से ज्यादा हो सकता है। राज्यसभा 250 जो 245 प्लस 5 तो 245 है, इसकी भी संख्या बढ़ने वाली। तो संसद का नया भवन बना है। ठीक है, तो पुराने भवन का क्या नाम है आपको देखना है और कमेंट में करना है। थोड़ा सा पता कीजिए कि पुराने संसद का नाम क्या है, नाम क्या है। ये मैंने प्रश्न आपसे रखा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान जो है वो, संविधान के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा काम कर रही थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक और फिर 13 दिसंबर को उद्देशिका का प्रस्ताव। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बढ़ा। तो संसद संविधान सभा तो काम कर रही ही थी, लेकिन उसके साथ साथ कई समितियां थी। उनमें से एक थी प्रारूप समिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड है वो कौन है बाबू? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल पूछा है, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया 9, अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई पहली, तब से लेकर अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 को हुई। 26 नवंबर को ये पूर्णतः बनकर तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान लागू किए गए, कुछ प्रावधान लागू हुए। पूर्णतः ये संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है,
तो भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया, ये सवाल है, तो क्या उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, बहुत बहुत सामान्य प्रश्न पूछा जाता है स्टेनोग्राफर की परीक्षा में, मूलतः तो वो स्किल टेस्ट ही होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा? तो धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक के बारे में जो प्रश्न है मैं पहले भी बता चुका हूं कि अनुच्छेद 110 में इसके बारे में वर्णन, राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में 14 दिन के लिए ही रोका जा सकता है, उसके बाद इसे पारित माना जाएगा, है ना। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज, पंचायती राज प्रश्न पूछा, पंचायती राज क्या है? 3 स्तरीय व्यवस्था है या नहीं है, क्या है? ठीक है, चलिए, तो पंचायती राज के बारे में मैं बता दूं कि 72वें संविधान संशोधन, पंचायती राज के बारे में मैं बता दूं 72वें संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज की 3 लेयर बनाए गए। ठीक है, 3 स्तरीय व्यवस्था है, 3 लेयर बनाए गए। उन 3 लेयर के नाम क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। उसके बाद से क्या है? जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। तो कुल मिलाकर 72वें संविधान संशोधन 1992-93 में कितनी व्यवस्था की गई? 3 स्तरीय की गई, और ये 3 स्तरीय ही है। ठीक है, चलिए, पंचायती राज से सवाल खूब पूछता है। आप पंचायती राज अधिनियम बीएसएससी के एग्जाम में जा रहे हैं, पढ़ के जाइए। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह से क्या है? भोर एवं शाम का तारा, भोर एवं शाम का तारा। ठीक है, चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह। ठीक है, सुंदरता के देवी, सुंदरता। इस तीनों के लिए शुक्र ग्रह को माना जाता है। सूर्य के बाद बुध ग्रह, और बुध के बाद शुक्र ग्रह, और इसके बाद पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो पृथ्वी के पहले है शुक्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्शे और ग्लोब पर, नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन है? जैसे ये पृथ्वी है, और ये भूमध्य रेखा है, और ये 0 डिग्री है। अक्षांश इसको बोलते हैं, इस तरीके की लाइन को अक्षांश। जैसे 0 के ऊपर 23.5, फिर 33.5, ऐसे, है ना। ये नॉर्थ में है, फिर इसी तरीके से साउथ में यहाँ पर 0 है। भारत में जो टाइमलाइन जाता है 81.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ में। तो इस तरीके की जो अंतर विभाजक लाइन है, अक्षांश अलग है और देशांतर अलग है। ये जो खड़ी लाइन है एक पोल से, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल को जोड़े उसे देशांतर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर एक वृत्तानुमा जो लाइन बनती है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। जो सबसे बड़ी लाइन है वो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री। तो नक्शे और ग्लोब पर जो अंतर विभाजक लाइन है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड, या अंतर विभाजित रेखा। अंतर विभाजित रेखा ही उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं
अंतर विभाजित रेखा। तो देखिए ये विकल्प ही नहीं है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अब ये सवाल तो हमने मैप पे भी कराया है, बीएसएससी सीजीएल में पूछा हुआ था। तो ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? तो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है, कोरल रीफ इसको बोलते हैं, कोरल रीफ, प्रवाल द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? अरब सागर में पलायन नहीं करती है, यानी ये भारत में तो आपको ये हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, सॉरी बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और ये है अरब। तो आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो अरबियन में गिरती हैं। सवाल ये आपसे पूछा कि कौन ऐसी नदी है जो अरब महासागर में नहीं गिरती है? तो जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर, उस हिमालयन रिवर में सिंधु नदी अरबियन महासागर में गिरती है। बाकी गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ डेल्टा बनाकर, सुंदरबन डेल्टा बनाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये मामला खत्म हिमालयन रिवर का। पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर में पेनिनसुलर रिवर में मैं आपको बता दूं, पेनिनसुलर रिवर में कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरब महासागर में गिरती हैं। आपसे सवाल पूछ दिया। यहां पर जो पेन्नार रिवर है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि पंबा, पेरियार और नेत्रावली, ये सभी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है? अब जरा मुझे बताओ तो राज्यवार कि कॉफी की खेती किस राज्य में होती है? तो केरल में होती है, कर्नाटक में होती है ना? केरल में होती है, कर्नाटक में होती है। अब जरा मुझे आप यह बता दो कि कर्नाटक में कौन सा पहाड़ी है? कर्नाटक में कौन सा पहाड़ी है? सह्याद्री। कहाँ? कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा? सह्याद्री, रोबस्टा। ठीक है, चलिए कॉफी की वैरायटी है, पूछा है, कितनी दफा पूछा है। किस राज्य ने साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001-11 की विकास दर दर्ज की है? सवाल आपको समझ आया? पूछा गया कि जब 2011 का सेंसस किया गया, ठीक है, तो 2001 की सेंसस में कौन ऐसा स्टेट जिसका लिटरेसी परसेंटेज 2011 में सबसे ज्यादा था, ये पूछा। ठीक है, और आपके सामने ये विकल्प है। आपको पता होगा कि 2011 की सेंसस के अनुसार बिहार जो है वो सबसे निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य था। केरल सबसे बेहतर था। लेकिन 2001 से 11 के बीच में एक स्थिति यह बनी, बिहार जो है 2001 में बिहार की जो साक्षरता दर थी वो मात्र 47% थी, जो 2011 में बढ़कर 61.8% हो गई। ये सवाल कितनी दफा पूछता रहा है, अभी बिहार दरोगा में भी पूछा था। ठीक है, तो 47 से 61.8 जो लगभग 14.8% की बढ़ोतरी है, प्लस इतना किसी राज्य के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी सब जो है वो बेहतर स्थिति में थे पहले से। बिहार ही सबसे पिछड़ा हुआ था, तो इसका उत्तर क्या हो गया? बिहार हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नम पर्णपाती जंगल, नम मतलब नमी के होने की बात कही जा रही है, नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग मैं बात बता दूं कि ये जो सवाल लिया गया है वो बिहार स्पेसिफिक है। विकल्प देखिए, ये भारत को लेकर नहीं बताया है, ये कहाँ बताया है? बिहार को लेकर बताया है। सवाल पूछा सहरसा और पूर्णिया, पटना और नालंदा,
समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। तो जो बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, इसके बाद हिमालय है, तो यहाँ पे चूंकि ये हिमालय की जो तलहटी है, तलहटी फुट हिल्स है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, नमी बना रहता है। तो सहरसा और पूर्णिया जिला जो है वो नम पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। पटना मध्य है ना, समस्तीपुर मध्य और पूर्व की पूर्व मध्य कहा जा सकता है इस दोनों को, है ना। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, सहरसा और पूर्णिया जिला इसका उत्तर हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है? अब तो बिहार के बंटवारे के बाद बिहार में पाए जाने वाले जो अधिकतर खनिज हैं वो तो झारखंड में चले गए, लेकिन इसके बावजूद बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे कुछ खनिज अभी भी मौजूद हैं। सवाल आपसे ये पूछा कि कौन कौन से यहाँ पर, तो चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, पाइराइट पहला ऑप्शन है, लिग्नाइट, अब्रक और चूना। पहले अब्रक था, बिहार जो था जब झारखंड यहाँ पर था तो अब्रक के उत्पादन में हम शीर्ष पे थे पूरे देश में। अतक, सोना और टील, मिट्टी, लोहा, इस्क और रेत। अगर ये लौह अयस्क नहीं होता तो मिट्टी और रेत तो खूब है बिहार में, खूब है ना। चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट अभी भी यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। आपको मैं बताऊं कि सीमेंट उद्योग के लिए ये काफी आइडियल माना जाता है और इसी की वजह से औरंगाबाद में सीमेंट कारखाना भी। ठीक है, चलिए, तो ये नंबर विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है? ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 में लाया गया था, शिखर सम्मेलन 2015 में हुआ था, उसमें यह तय किया गया था जिसमें 8 वैश्विक हो विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना था। इसमें 8 लक्ष्य रखे गए थे, 8 लक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया था? तो पाकिस्तानी मूल के एक अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, और साथ में अमर्त्य सेन को पता ही होगा, भारत के हैं और ये पहले अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल मिला। और साथ ही नोबेल के बाद 1998 में इनको नोबेल मिला था और फिर बाद में कालांतर में 98 में ही शायद इन्हें फिर भारत रत्न भी मिल गया, भारत रत्न सम्मान। अमर्त्य सेन, ये जो मानव विकास सूचकांक है HDI जिसे आप कहते हैं, HDI रैंकिंग UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 3 पैरामीटर रखा जाता है, एजुकेशन, हेल्थ और जो कमाने की यानी कि इकोनॉमिक, तीन चीजें यहाँ पर इसकी पैरामीटर में रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीआई इसके अलावा यानी 1 रुपए और कॉइन्स के अलावा जितने भी नोट होते हैं, जो नोट 2 के हों, 5 के हों, 10 के हों, 20 के हों, 100 के हों, 200 के हों या 500 के हों, पहले 2000 चलता था, अब 2000 बंद है, तो ये सारे नोट जो हैं वो आरबीआई जारी करता है। आपसे एक सवाल और भी पूछ सकता है और वो ये है कि ये सभी नोट्स पर इनके रंग क्या है और इनके ऊपर जो चित्र इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है। कभी मैं शॉर्ट्स में इसे बना दूं। तो रिजर्व बैंक में कॉइन्स जारी नहीं होता है, इन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, सिक्के पर भारत सरकार लिखा हुआ होता है, तो वित्त मंत्रालय जो है ये जारी करता है, वित्त मंत्रालय जो है वो जारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में, 60s कह सकते हैं,
MS स्वामीनाथन। और ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ से सवाल लगातार पूछा जाता रहा है। अब MS स्वामीनाथन नहीं रहे और इन्हें भारत रत्न मिला है, ठीक है, तो सवाल पूछेगा। हरित क्रांति का जनक इन्हें ही कहा जाता है, जिससे गेहूं और चावल के उत्पादन में, खास करके गेहूं के उत्पादन में बेहताशा वृद्धि हुई। इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल हुआ। इसमें हम लोगों ने सिंचाई के नवीनतम तकनीक को देखा, है ना, ये सारी बातें हुई। तो खाद्य उत्पादन क्रांति कहा जा सकता है। मूलतः क्या है, खाने के उत्पादन को लेकर इसमें बदलाव हुआ था और हम खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए थे। नहीं तो एक समय ऐसा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर भी खेती कम हो रहे थे, अकाल हो रहा था, भूख के मारे लोग मर रहे थे और हमें अमेरिका से भोजन मंगाना पड़ा था। और अमेरिका ने अपने यहाँ जो बेकार किस्म की जो गेहूं थी, जो वहां सुअर को दिया जाता था, वो भारत भेजा था। और उसके साथ एक घास भी आ गया था, जो यहाँ के खेतों में बाद में उपजना शुरू हो गया उनकी, क्योंकि उस बीज का इस्तेमाल यहाँ के किसानों ने किया, जिस घास को बाद में कांग्रेस ग्रास कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, जो 3 पिलर पे था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो कहा गया कि इस ग्लोबलाइजेशन से सबसे कम लाभ किसको मिला? ग्लोबलाइजेशन से सबसे कम लाभ किसको मिला? ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन खनन क्षेत्र में बढ़ा, तकनीक बढ़ी। आपको पता होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगाकर हम विदेशी विदेशी पूंजी को भी आमंत्रित किए, साथ ही साथ हम लोगों ने तकनीक को भी आमंत्रित किया। लेकिन अभी भी जो विकास नहीं हो पाया वो कृषि क्षेत्र का, ठीक है, औद्योगिक में हुआ, परिवहन क्षेत्र में हुआ, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, फ्लाइट्स वगैरह सब चल रहे हैं। कृषि क्षेत्र में जो चाहिए वो नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैसे सवाल पूछा जा सकता है, यही तो हमें समझना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की योजना प्रणाली में अंतिम साबित हुई। 2012 से 17 के बीच में जो योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, वो अपनी श्रेणी में अंतिम शामिल हुई, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग काम करना शुरू कर दिया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 12 थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17। उस समय जो इकोनॉमिस्ट थे सी रंगराजन, इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये एक सफल योजना मानी जाती है। अगला, किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया है? और आपके सामने ये जो योजनाओं के नाम दिए गए हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि है। तो मैंने आपको कभी हिंट्स दिया होगा कि हमारी जो 5 ईयर प्लान्स हैं, उनकी अवधि, उनके मॉडल और उनका लक्ष्य याद करके जाइए। एक पन्ना का ये सारा मटेरियल है, यहाँ से 1-2 सवाल छप जाता है, तो याद करके जाना है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका टाइमलाइन क्या था, 2012 से 17, और ये अंतिम है। इसी में 100% लिटरेसी को लक्ष्य रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी हमने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। 2026 में जनगणना शुरू होने वाली है, 2027 में इसके आंकड़े आएंगे और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि हम 100% अगर नहीं भी तो इसके बहुत नजदीक पहुंच गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है? झील जो है वो प्राकृतिक होते हैं, लेकिन अलग अलग समय में झीलों का निर्माण, भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो प्राचीन समय में भी, मध्यकाल समय में, अलग अलग समय में जो निर्माण है वो होता रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील का जो श्रेय दिया जाता है वो गोविंद सागर झील को है, जो पंजाब में है, जो
पंजाब में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोणार्क का बांधों का किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, चलिए तो आपको पता होगा कि एक शब्द है झुमरी तिलैया डैम। हालांकि ये तो डैम से, लेकिन मैं याद करने के लिए कि कहाँ पर ये शब्द हैं, तो ये सभी जो हैं वो कुछ इनमें से अधिकतर जो है वो झारखंड और बंगाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आपको बंगाल से जुड़ा हुआ नदी है दामोदर नदी। बिहार बंगाल का इसे शोक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का? 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यह बना था संयुक्त राष्ट्र संघ। और न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 24 अक्टूबर 1945 को यह संस्थान बनी थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के यूएसए में है। इसके कई सारे संगठन हैं, आर्थिक हैं, सैन्य हैं, सामाजिक हैं, इन सबके हेडक्वार्टर पूछ देता है और सबका हेडक्वार्टर अलग अलग जगह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉल्ट लाइंस किसने लिखा है? ये 2012-11 की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, 11-12 की प्रसिद्ध पुस्तक है फॉल्ट लाइंस। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये सवाल पूछा है। ठीक है, हमारे सामने विकल्प हैं रघुराम राजन, डॉक्टर सुब्बाराव, विमल जलान, मोंटेक सिंह अहलुवालिया। मोंटेक सिंह अहलुवालिया भारत के अंतिम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये जो है एक इकोनॉमी की बुक है। इकोनॉमी की बुक है जिसमें सरकार की कुछ कहीं कहीं आलोचना भी की गई है, जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में रहा है। ये रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। ठीक है, इन्हीं की ये बुक है फॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2013 तक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कितने बजट प्रस्तुत किए? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल था, आज के डेट में इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। हाँ, प्रश्नगत के हिसाब से देखा जाए तो उस समय तक ये 8 बार बजट पेश कर चुके थे, पहले भी मंत्री रहे थे, बीच में प्रणब मुखर्जी बने थे। तो ये प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से है, इस तरीके का सवाल आज के डेट में पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नवंबर 2013 के हिसाब से पूछा गया था, है ना? तो मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूँ, उस समय रघुराम राजन थे। ठीक है, आज की डेट में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब पारित किया गया? 2013 में तो पारित किया गया, लेकिन स्पेसिफिक देखिए कैसे पूछा है डेट, 5 अगस्त, 5 जुलाई, 23 अगस्त, 27 अगस्त। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिए कि कितना स्पेसिफिक डेट पूछ सकता है, सिर्फ ईयर नहीं पूछेगा, है ना? तो ये जो था 5 जुलाई 2013 को, 5 जुलाई 2013 को ये अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम में क्या खास बात थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में? कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, और सरकार को राइट टू फूड एक्सेप्ट करना पड़ा। इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्टिकल 24 में ये एड ऑन हुआ, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। और इसी का नतीजा ये हुआ कि 2019-20 में जब कोविड आया तो सबको भोजन देना पड़ा, सबको भोजन देना पड़ा। और आज लगभग 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सब्सिडाइज रेट में भोजन दिया जाता है, फूड दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती भंडारनायके हैं, जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही हैं। विश्व में प्रथम से यह सवाल पूछा गया है, श्रीलंका, श्रीमती भंडारनायके श्रीलंका की ये प्राइम मिनिस्टर थी, विश्व में प्रथम, विश्व की पहली महिला। ये जो है विविध सेक्शन, किसी भी किताब में आप देखेंगे लुसेंट बैकग्राउंड में दिया रहता है, वहां से पूछा है, भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम, ऐसा करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? इतना सरल सवाल पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। टैगोर कौन थे भाई?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और ये जो राष्ट्रगान का मामला है तो जन गण मन, ये 1911 में पहली दफा गाया गया था। इसे गाने में 52 सेकेंड का समय लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? लाख बख्श, इसका लिटरल मीनिंग क्या है पहले आप इसे समझें। वो लाखों में दान देता है, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब वह राजा या वह व्यक्ति जो लाखों में दान देता हो, लाखों में दान। ठीक है, तो ऐसा जो उपाधि है वो गुलाम वंश का एक शासक था, इल्तुतमिश, दूसरा शासक था इल्तुतमिश, ये दूसरा शासक था, इसी की बेटी थी रजिया बेगम। ठीक है, दूसरा शासक गुलाम वंश का, इसे लाख बख्श कहा जाता था। चलिए ठीक है, दिल्ली सल्तनत से सवाल लिया गया था। चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? चौसा, चौसा जो है वो बिहार बक्सर के बगल में है। आपको पता होगा कि हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें हुमायूं को भागना पड़ गया था, और जो 1526 में मुगल सल्तनत स्थापित हुआ था, 1526 में 26 में मुगल सल्तनत स्थापित हुआ था, इसे 1539 में एक ब्रेक लग गया था, जो फिर बाद में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में स्टेबलाइज। ठीक है, अकबर और हिमू के बीच में। ठीक है, तो 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी। शेरशाह विजित हुआ था और सूर्यवंश की स्थापना की थी, और शेरशाह सूरी जो सासाराम में जिसका मकबरा है। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो सही जवाब है जामा मस्जिद शाहजहां के समय में बना था। ठीक है, आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा मुगल शासक शाहजहां के समय में बलवती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुई थी, 1757 के पलासी के युद्ध से। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 1853 में हुआ था ना भारत में रेलवे कब? डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में चला था, और इस दौरान कौन था? डलहौजी। डलहौजी को और हम किस लिए जानते हैं? तो डलहौजी को हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस की शुरुआत के लिए भी, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टिव दिखता है उससे ज्यादा ये डिस्ट्रक्टिव है। इसी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये बहुत ही सरल सवाल है। 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, लेकिन इसके पीछे और भी कारण था। मेरठ में ये शुरू हुआ था 1857 में। मेरठ के एक सैनिक कैंटोनमेंट से शुरू हुआ था, मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था, और फिर धीरे 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 सैनिक विद्रोह जो है एक व्यापक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चल गया था। इस विद्रोह को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाने वाली पुस्तक थी जो वीडी सावरकर ने लिखी थी, 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये चर्बी वाला कारतूस। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। तीसरा युद्ध कब हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख। अब देखो, ये नहीं पूछा कि शिलालेख, सवाल में भाषा पकड़िएगा। पूछा सम्राट अशोक की जो अधिकतर शिलालेख है, यानी कि जो बहुत सारे शिलालेख मिले उनकी भाषा अलग अलग हो सकती है, उनमें से अधिकतर शिलालेख किस भाषा के थे? तो अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी भाषा में थे। किस लिपि में थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, भाषा नहीं, लिपि। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में थे, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई थी। जेम्स प्रिंसेप ने, और कब पाई थी भैया?
तो 1837 ईस्वी में। और इसी से हमें पता चला था कि भारत में अशोक नाम का एक शासक है ना, जिसे पियदसी भी कहा जाता है। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय गुप्त वंश के समय में बनाया गया था। गुप्त वंश जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इन्हीं के गुप्त वंश को ही भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इन्हीं के समय में बहुत सारे यानी गुप्त वंश के दौरान चीनी तीर्थयात्री यहाँ पर आए थे, जिसमें वेनसांग का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने यहाँ पर आकर पाया, बहुत सारे चीनी तीर्थयात्री आए और उन्होंने यह पाया कि गुप्त काल के दौरान बनाई गई यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का स्थल था। आपको मैं बता दूं कि यह नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षण का केंद्र नहीं था, बल्कि विचार विमर्श का क्षेत्र था, और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा के साथ चिकित्सा भी दी जाती थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है? रामधारी सिंह दिनकर कौन है भाई? बिहार के प्रश्न जा रहे हैं, तो बिहार के जो कुछ साहित्यिक व्यक्ति हैं उनको जान के चाहिए। बिहार से जो प्रमुख व्यक्ति हैं, वर्तमान में या पहले रहे हों, जिस क्षेत्र में भी रहे हों, आपके लिए प्रश्न है। राजनीति में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे सामाजिक सेवा में हो, जहां कहीं भी हो, स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, कहीं भी। तो देखिए, रश्मि रथी, जिसमें महाभारत का एक पात्र है कर्ण, उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें कर्ण के किरदार को थोड़ा हाईलाइटेड किया गया है। मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। झांसी की रानी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो हिंदी पढ़ा होगा और स्कूल के दिनों में ये कविता ना पढ़ा हो। अर्जुन की प्रतिज्ञा, ये भी लिखा गया है, लेकिन ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा नहीं है, रश्मि रथी। यहाँ पर क्या है? रश्मि रथी। रश्मि रथी उर्वशी के लिए इन्हें, उर्वशी भी इन्हीं की लिखी हुई है। इनको उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु कौन थे? एक बार फिर से साहित्यिक सवाल पूछा गया। फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो जाने माने लेखक थे, कवि थे, ऐसा आप कह सकते हैं। इनकी भी बहुत पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। भारत में आंचलिक उपन्यास, मैला आंचल, इन्हें श्रेय दिया जाता है। आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। मतलब जो देसी बोलचाल की भाषा है उसमें ये बात लिखते हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं, है ना। इनकी इनकी एक पुस्तक है मारे गए गुलफाम, उस पर एक बड़ा हिट फिल्म भी बना था। इसके गीत आज भी बड़ी कर्णप्रिय हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है, वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो आपको मैं बता दूं, नंद वंश का शासक था घनानंद, जो मगध पाटलिपुत्रा। बिंदुसार जो मौर्य वंश, नंद वंश का ये मौर्य वंश का दूसरा शासक, शिशुनाग नाग वंश का शासक। कनिष्क जो है, कनिष्क जो है वो मगध का शासक नहीं था। कनिष्क जो है वो मगध का शासक नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो मौर्य काल की है। आप अगर बिहार में जो संग्रहालय है वहां पे जाएंगे तो यक्षिणी की मूर्ति रखी गई है, काफी चमकदार है, ये मौर्यकालीन है। आगे बढ़ते हैं। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो देश रत्न की उपाधि जो है, देश रत्न की उपाधि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई है। जयप्रकाश नारायण को हम लोग जेपी भी कहते हैं और लोकनायक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनके नाम पर भैया एयरपोर्ट है, बहुत सारे जगह, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। ठीक है, इन्हें गुदरी का लाल कहा जाता था, इन्हें गुदरी का लाल। काफी कमजोर परिवार से, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से बाहर निकलकर देश के प्रधानमंत्री तक बने। इनके द्वारा नारा दिया गया बहुत प्रसिद्ध है ना। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध नारा था वो, उसका से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया, आजाद शत्रु भी कहा गया। आजाद शत्रु, कोई इनके दुश्मन नहीं।
सब इनके मित्र। ठीक है। जगजीवन राम को बाबूजी भी कहा जाता था, बाबू जगजीवन राम। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके उपनाम भी कितनी दफा पूछ देता है, आपको ध्यान में रखना। चलिए, हालांकि इस तरीके के वन लाइनर का दौर अब नहीं है, थोड़ा सवाल कठिन आएगा, लेकिन फिर भी आपको PYQ की सीरीज में आज मैंने आपके सामने BSCC के द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर कम टाइपिस्ट की परीक्षा का प्रश्नोत्तर कराया, जो GS खंड का था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।